हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ डॉक्टर छविकर और आज जो मैं वीडियो लेक्चर दे रही हूँ वो दे रही हूँ एजुकेशन ऑफ अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, या हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसे बोलते हैं एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अनुसूचित जनजाति, आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो आप अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी किसे कहते हैं? देखिए, आदिवासी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। आदिवासी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी। तो किस किस से मिलकर बना है? आदि और वासी। इसका मीनिंग होता है मूल निवासी। क्या हुआ इसका मीनिंग? मूल निवासी। अर्थात भारत में जो हमारे मूल निवासी थे उन्हीं को हम आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इन्हें वनवासी भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें जंगली भी कहते हैं, जबकि महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन कहा था। गिरिजन मीन्स जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं। ये जो आदिवासी होते हैं इनकी अपनी अलग ही भाषा होती है, इनकी अपनी अलग ही प्रथाएं होती हैं और ये प्रकृति से ज़्यादा इनका जो है तारतम्य रहता है। और ये वृक्षों की उनकी पूजा, उनका आदर, समानता का भाव ये बहुत ज़्यादा रहता है। और ये बाहर के लोगों की प्रथाओं को कम अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ये अपनी प्रथाओं के लिए ज़्यादा रिजिड होते हैं। तो ये जो थे हमारे मेन स्ट्रीम से थोड़े हटके हो गए थे, तो इसीलिए इनमें शिक्षा का प्रभाव कुछ देखने को नहीं मिल रहा था क्योंकि अपनी रूढ़िवादिता से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में जो था इसमें 11 अनुसूचित जनजाति को चिन्हित किया गया और उनकी जो उनकी जो शिक्षा है उसके प्रसार के लिए जो है बहुत सारे उपाय किए गए ताकि उनका भी काफ़ी डेवलपमेंट हो और वो देश की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ जाए। जो हमारे भारत के राज्य जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इनमें ये अल्पसंख्यक है क्योंकि इनमें जो है थोड़े कम है। और जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम, इसमें आदिवासी जो है बहुसंख्यक में मिलते हैं। तो ये था आदिवासियों का बैकग्राउंड। अब आपको समझ में आ गया होगा आदिवासी कहाँ पे अल्पसंख्यक है, कहाँ बहुसंख्यक है। संविधान में 11 अनुसूचित जनजातियों को चिन्हित किया गया है और आदिवासी कहते किसे थे। अब आप आराम से एक आदिवासी पे अपना शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आदिवासी जनजातियों की शिक्षा के लिए जो है क्या क्या सुझाव जो है दिए गए। देखिए, सबसे पहले तो लिखा है आदिवासियों की शिक्षा के लिए ज्यादा विद्यालयों की स्थापना करें। देखिए, आदिवासी दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ तक पहाड़ी निवासी होते हैं तो वहाँ पे बहुत विद्यालय कम है। अगर विद्यालय कम है तो वो पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे उनकी जनसंख्या के अनुपात में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय स्थापित किए जाए, क्योंकि जब ज़्यादा विद्यालय स्थापित होंगे तो हर बच्चे को जो है शिक्षा का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है इन जातियों की शिक्षा निःशुल्क हो। देखिए, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ये प्रकृति की गोद में रहते हैं और बिल्कुल अपने जंगलों से ही जो है अपना भरण पोषण करते हैं, तो ये जो है फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इनकी जो शिक्षा का प्रबंध है वो बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। अगर आप इनसे थोड़ी सी भी फीस लेंगे तो इन पे इतने पैसे नहीं होते हैं कि ये फीस भर सके। तो जब ये फीस नहीं भर सकेंगे तो हमने विद्यालय भी स्थापित कर देंगे तो भी इन्हें शिक्षा नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इनकी शिक्षा जो है हमेशा निःशुल्क होनी चाहिए। फिर आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का माध्यम इनकी मातृभाषा होनी चाहिए। देखिए, आदिवासियों की बिल्कुल अलग भाषा होती है। जैसे हमारी राजकीय भाषा मातृभाषा हिंदी है, या बहुत से संस्कृत बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी, तेलुगु, लेकिन इन आदिवासियों की बिल्कुल अपनी अलग भाषा होती है। अगर हम इन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, तो इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इनका शिक्षा के प्रति लगाव ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो प्राथमिक शिक्षा है वो इनकी खुद की मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि जब आप इनकी मातृभाषा में दोगे, आदिवासियों की उनकी लोकल भाषा में दोगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में जाएगी। जब 4-5 साल आप उनकी मातृभाषा में शिक्षा दोगे फिर इनको धीरे धीरे क्षेत्रीय शिक्षा में जो है बढ़ावा देना चाहिए।
अब है शिक्षकों का चुनाव इन्हीं जातियों में से किया जाना चाहिए। देखिए जो आदिवासी थे ये अभी भारी लोगों के ज़्यादा संपर्क में नहीं है, ये उन लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर जो बच्चे पढ़ के आदिवासी में योग्य बन जाते हैं, हमें उन्हीं लोगों में से इन विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए। एक तो इन शिक्षकों का उन बच्चों पे ज़्यादा कंट्रोल रहता है और बच्चे ऐसे शिक्षकों की जो कि उन्हीं में से निकले हुए हों उनकी बात ज़्यादा मानते हैं, और ऐसे शिक्षक उनकी प्रॉब्लम को समझते भी हैं, वो उसी प्रॉब्लम के हिसाब से बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और स्कूल में उनकी शिक्षा का प्रबंध करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आदिवासियों में जो योग्य शिक्षित बच्चे हैं उन्हीं को हमें शिक्षक के रूप में जो है अपॉइंट करना चाहिए। फिर आपका आता है आवासीय विद्यालय खोले जाए। देखिए जब आप प्राथमिक शिक्षा लेते हैं तब तो आप जो है आराम से शिक्षा ले लेते हैं क्योंकि वो आपके घर मोहल्ले के आसपास ही होते हैं, लेकिन जब आप माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो आपको रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है। तो उन पे इतने पैसे तो होते नहीं क्योंकि उनकी शिक्षा तो हम निःशुल्क ही दे रहे हैं, तो वो रहने के पैसे कहाँ से देंगे। तो इसीलिए उनके लिए ऐसे विद्यालय खोलने चाहिए जहाँ पे वो जो है ठहर भी सकें, हॉस्टल भी जहाँ पे उनका साथ साथ हो। तो इसीलिए आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इनके सुधार के लिए तभी शिक्षा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। देखिए ये लोग जो हैं उच्च शिक्षा की तरफ इनका रुझान कम होता है, ये ज़्यादातर प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा तक ही लेते हैं। तो अगर हम माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक कौशल को ज़्यादा लेंगे तो ये स्वावलंबी बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही हमारे को व्यावसायिक कौशल सिखाया जाएगा, जिससे हम माध्यमिक शिक्षा करके मतलब अपना इंटरमीडिएट करके अपना कोई भी बिजनेस, अपना कोई भी रोजगार खोल सकते हैं और हम स्वावलंबी बन सकते हैं। जब ये शिक्षा के बाद ऐसे स्वावलंबी बनेंगे तो इस जनजाति के सारे लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि फिर वो जो है आराम से स्वावलंबी बन सकते हैं। तो ये थे आदिवासी जनजातियों की शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्या हम सुझाव कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनुसूचित जनजाति के विकास के हेतु कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन से कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाए। देखिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस में छूट। अब जब बच्चे ये उच्च शिक्षा भी ले लेते हैं तो आपको पता है जितनी भी एंट्रेंस होते हैं, आप डॉक्टरी में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, तो जो भी प्रतियोगी आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें फॉर्म भरना पड़ता है, जिनके साथ काफ़ी फीस लगती है। अब इनके पास पैसे ही नहीं होते, तो पैसे के अभाव में ये एंट्रेंस ही नहीं दे पाएंगे, तो ये कभी भी जो है हमारी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको इसको फीस में छूट दी जाती है ताकि ये भी आराम से बढ़ सके और ये भी जो है उच्च शिक्षा ले सके। बालिका के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना। देखिए अनुसूचित जनजाति की जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय किए गए हैं, मतलब लड़कियों के लिए स्कूल है और उनमें हॉस्टल भी होते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो आराम से बिना किसी डर के अपने बच्चों को जो है इन विद्यालय में एडमिशन दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे शिक्षा भी लेते हैं और साथ के साथ हॉस्टल में रहते भी हैं। अब नेक्स्ट है लड़कों व लड़कियों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था। देखिए जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय होते हैं वो तो उनके घर के आसपास ही मिल जाते हैं, तो उन्हें कोई छात्रावास की जरूरत नहीं होती। लेकिन माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा के विद्यालय उनके घर से थोड़े दूर होते हैं। तो आदिवासी जनजाति के लोग थोड़ी रूढ़िवादी होते हैं, उन्हें अपने बच्चों को दूर भेजते हुए डर लगता है। तो इसीलिए इन विद्यालयों के पास हमें छात्रावासों की जो है स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे बिना डर के वहाँ पे रह सकें और टीचर्स के संरक्षण में ही रह सकें। तो गवर्नमेंट ने ऐसे छात्रावासों की स्थापना की है, जिससे आज जो अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी के बच्चे हैं आराम से छात्रावास में रह के अपनी शिक्षा को ले सकें। फिर है आपका न्यूनतम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना।
देखिए, जो आदिवासी आपकी हैं, ये जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये अलग अलग जो है राज्य में रहते हैं, तो कहीं कहीं पे साक्षरता का स्तर बहुत कम है। तो जिससे कि विषमता ना हो, हर राज्य में अनुसूचित जनजाति के सारे लोग शिक्षा लें। तो जहाँ पे इनकी साक्षरता का स्तर कम है, जहाँ पे ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा विद्यालय स्थापित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे उनकी साक्षरता का स्तर जो है हर राज्य में बिल्कुल समान हो। फिर नेक्स्ट आता है कल्याणकारी एवं सलाहकारी समितियों की स्थापना। देखिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए, इनके विकास के लिए, इनकी शिक्षा के विकास के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कल्याणकारी और सलाहकार समिति की जो है स्थापना की है। वो इनकी समस्याओं को देखती है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो गवर्नमेंट को अपनी सिफारिशें देती है, और गवर्नमेंट उन्हीं की सिफारिशों के हिसाब से जो है इनके लिए विद्यालय स्थापित करती है, इन्हें निःशुल्क शिक्षा देती है, इनके लिए छात्रावास की स्थापना करती है, और लड़कियों के लिए अलग से आवासीय विद्यालयों की भी स्थापना करती है। अब नेक्स्ट है सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति और आदिवासी की सभी बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने जो है कहा है कि इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और इनके लिए शिक्षा लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर हम इन्हें ऑप्शन देंगे तो ये जो है करेंगे ही नहीं। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा जो है सभी के लिए अनिवार्य है और इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। निःशुल्क शिक्षण सामग्री एवं पुस्तकों की व्यवस्था। देखिए, अब विद्यालय भी स्थापित हो गए, हम उनसे कोई मंथली या एनुअल फीस भी गवर्नमेंट नहीं ले रही है, लेकिन पढ़ने के लिए हमें बहुत सी अध्ययन सामग्री की भी जरूरत पड़ती है, बुक्स की भी जरूरत पड़ती है, कॉपीज की भी जरूरत पड़ती है। और आपको पता है कि अनुसूचित जनजाति और आदिवासी के लोग जो हैं ज़्यादातर फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको शिक्षा में, जिससे इनका इंटरेस्ट बना रहे, इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक तो इनसे कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। साथ के साथ पढ़ाई से रिलेटेड जो किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, पेन होती है, जितनी भी अध्ययन सामग्री होती है, वो इन्हें जो है निःशुल्क प्रदान की जाती है। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स को भी कोई बर्डन नहीं पड़ता और बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है, और पेरेंट्स उनकी शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहन भी देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं गवर्नमेंट ने अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारे जो है उन्होंने कार्यक्रम और सुझाव जो है पालन किए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।